अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और लोग सुन्नत इब्राहीमी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ लोग कुर्बानी के जानवर ले चुके हैं और कुछ लोग अभी भी उसकी तलाश में हैं और अपने साथ साथ लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं मवेशी मंडियों में, और जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और साथ साथ में बारिश का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में, तो मवेशी मंडियों में इसके साथ पानी भी भर चुका है और जिसकी वजह से कोरोना वायरस तो है ही और इसके साथ साथ और भी बीमारियां फैलने का खतरा है। और इन सब के बारे में कोविड-19 और बाकी सब बीमारियां जो फैल सकती है इसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर अताउर रहीम से, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस तो ऑलरेडी चल ही रहा था, इसके साथ साथ जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो मज़ीद बीमारियां भी फैल सकती हैं, तो मज़ीद बीमारियां क्या फैल सकती हैं और क्या एसओपीज़ फॉलो करनी चाहिए उनके लिए? देखिए बिल्कुल इस वक्त ये एक पीक सीज़न है इन द वे कि कोविड जो है काफ़ी हद तक कोशिश है हुकूमत की भी, और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग थोड़ा ताउन भी कर रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस भी डेवलप हो गई है कि किस तरीके से एसओपीज़ को फॉलो किया जाए, एहतियात की जाए। एसओपीज़ का मतलब ही एक्चुअली एहतियात है और वो स्टेप्स हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अगर लिए जाएं तो काफ़ी हद तक जो है वो बचा जा सकता है, ख़ासतौर पे कोविड के हवाले से। अच्छा, नॉर्मली जब कोविड नहीं भी था, इवेंट जब हम मवेशी मंडी की बात करते हैं, जब बकरीद के जब भी आता है हर साल, तो लोग जब इस तरफ रुख करते हैं तो बहुत सारी वैसे ही दूसरी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो बारिश से पहले हो और बारिश के बाद तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। साथ साथ क्योंकि कोविड भी इस दफ़ा हुआ जो कि पहले कभी नहीं सुनने में आया, और ये भी देखा गया कि एक तरीके की जानलेवा बीमारी भी है ये। बहुत सारों की जो हैं वो जानें ज़ाया हुई इसमें मुब्तला होने के बाद। तो एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। अब अगर काबू पाया जा सकता है तो एसओपीज़ ही के थ्रू है। बज़ाहिर बिल्कुल ही होम रिटेन भी नहीं रहा जा सकता कि आप घर में महदूद कर लें, क़ैद कर लें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे एक्सपोजर ना किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे बड़ी मंडी हो, एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है जो कि पाकिस्तान में और कराची में खुसूसन सबसे बड़ी मंडी है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो रीजनल मंडियाँ, जो मवेशी मंडी हैं वो लगती हैं, लेकिन जो एहतियात हर जगह पे लाजिम हो जाती है वो है सबसे पहले कि जो सांस के ज़रिए जो भी चीज़ अंदर जा रही है वो फ़िल्टर होके जाए, जो हवा जा रही है, जो एयर जा रही है वो फ़िल्टर होके जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, इसके लिए मास्क की बात करते हैं, बहुत जगहों पे तो इसको फॉलो किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन आपने देखा होगा कि आम तौर पे भी जब मवेशी मंडी लोग जाया करते थे, इससे पिछले साल की मैं बात करूं, तो मास्क तो आपको गेट पर ही जो हैं मुख्तलिफ लोग बेच रहे होते हैं और आप मास्क एटलीस्ट लेते हैं, क्योंकि अगर ड्राई एयर है तो वो धूल, मट्टी, गर्द और जो भूसा होता है, भूसी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उड़ रही होती हैं तो आप अवॉइड करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि क्योंकि कोविड का चांसेस भी हैं, स्प्रेडिंग के चांसेस हैं, और ये क्लोज यानी डिस्टेंसिंग जब कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उस सूरत में ज़्यादा स्प्रेड होने का चांस है। तो डेफिनेटली मास्क जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो ये कि देखें, ज़रूरत के लिए पहले होता है कि अमूमन हमारे यहाँ रिवाज है कि जब मवेशी मंडी का रुख करते हैं तो एक जो ख़रीदने जा रहा होता है उसके साथ तकरीबन 8, 10, 15 लोग होते हैं। बिल्कुल। ये क्योंकि ज़ाहिर है मॉब टेंडेंसी एक तरीके की बन जाती है, रश हो जाता है, तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। सिर्फ वो हजरात जो कि डिसीजन लेना है या जिन्होंने मवेशी ख़रीदना है सिर्फ वो ही जाएँ। बच्चे और बूढ़े जो ख़ास तौर पे, ये दो एज ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं इस हवाले से, उनको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त के लिए, जो इस वक्त पोजीशन है। और कुछ जगहों पे एहतियात देखी जा रही है, लेकिन बदएहतियाती भी बहरहाल है, चाहे वो इलाकाई तौर पे हो, जब जानवर ले आते हैं वहाँ पर भी जो है वो गैदरिंग्स हो रही हैं, तो इनको ज़रूरत है बचने की। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि बच्चों और बूढ़ों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो बच्चों और बूढ़ों के लिए ही क्यों और क्या इसमें ख़तरा साबित हो सकता है? अच्छा देखिए, मैं क्योंकि जब जैसे कह रहा हूँ बच्चे और बूढ़े, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यानी चांसेस ज़्यादा हैं बच्चों और बूढ़ों के अंदर, क्योंकि इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है बच्चों में और बड़ों में इम्यूनिटी कम हो रही होती है, तो ये दोनों एज ग्रुप ज़रा से ख़तरनाक हैं इस हवाले से।
जहाँ तक बीमारियों की बात है, कोविड तो अल्लाह ना करे कि किसी को इस तरीके से लगे कि वो चाहे वो मवेशी मंडी का रुख कर रहा हो या घर की तरफ हो, लेकिन वैसे भी अगर देखा जाए जिनको सांस का प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक हैं, जिनको एलर्जी के इश्यूज़ हैं, कॉमनली रहते हैं जो कि पूरे साल ऑफ एंड ऑन, उनको बहुत शदीद अवॉइड करने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र, बल्कि मैं कहूँगा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए इन जगहों पे जाना। ज़ाहिर बात है जानवर जब घर पे आ जाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का रिस्क लेके और उससे भी छोटे बच्चों का रिस्क लेके उनको मंडी ले जाया जाए। ठीक है। बीमारियों के हवाले से जहाँ तक बात है तो सिर्फ कोविड ही नहीं, टाइफाइड की बात करें, मलेरिया की बात करें, स्किन डिजीज़ की हम बात कर लें, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी मोशन लग जाते हैं अक्सर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बदएहतियाती हाथ आपके ख़राब हो रहे होते हैं, आप जानवरों को हाथ लगाते हैं। कॉन्गो की मैं बात करूं, कॉन्गो वायरस जो है दोबारा से वो कहते हैं कि केसेस उसके रिपोर्ट होना शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल। जो कि सोर्स ही जो है वो एनिमल है। कोविड की जिस तरह हम बात करते हैं कि मैन टू ह्यूमन जाता है, लेकिन कॉन्गो की अगर हम बात करते हैं तो ये एनिमल टू ह्यूमन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी इसी तरीके, एक्चुअली होता क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि कॉन्गो के हवाले से भी, कि कॉन्गो जो वायरस है बेसिकली जो इसके आपके टिक्स होती हैं जानवरों में, जैसे बड़ों के अंदर जैसे जुएँ होती हैं ना, इसी तरीके के छोटे छोटे कीड़े, टिक्स कहते हैं इनको, ये जानवरों में लग जाती हैं। और सिर्फ हर जानवर को नहीं होती हैं, ये जिन जानवरों को होती है उनको खारिश की प्रॉब्लम भी हो रही होती है, वो उस जगह को स्क्रैच करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो टिक्स जो हैं अगर वो किसी ह्यूमन को बाइट करती हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि वो ब्लड सक कर चुकी होती हैं उस एनिमल का और कॉन्गो वायरस उसमें मौजूद होता है, इसमें बज़ाहिर एनिमल खुद जो है, यानी मवेशी जो है वो खुद इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन क्योंकि टिक जो कि वायरस वो सक करती है, यानी ब्लड सक करती है, उसमें वायरस होता है। अब जब वो किसी ह्यूमन को काटते हैं तो ऐसी सूरत में स्प्रेड बढ़ता है ह्यूमन में, और इसके सिम्टम्स भी वैसे ही होते हैं। 3 से 6 दिन के अंदर अमूमन इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें तेज़ बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, इंतहाई थकावट का जो है वो महसूस होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये सब बताया कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो लग सकती हैं बेएहतियाती से, तो ये बताइएगा कि एहतियात इसकी कैसे मुमकिन है? देखिए, अभी मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे अब जब हम एहतियात की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर पानी के हवाले से, क्योंकि आप जब जाते हैं तो 1 आधे घंटे पौन घंटा नहीं होता, बल्कि घंटों लग जाते हैं अमूमन मवेशी मंडी के अंदर देखा जाता है। तो जब वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं तो बाज़त वहीं पे जो रीजनली वो जगह जगह पे वो खानों के मरकज़ से बने हुए होते हैं छोटे से, जो उन्होंने एक्चुअली अपने पर्पज़ के लिए ज़्यादा बनाए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहना होता है जानवरों के साथ, बेचारे वो 1-1 15 दिन महीना। हम भी वहाँ पर अक्सर लोग जो है वो खाना खाते हैं, क्योंकि देखें, याद रखें, पानी जो है वो अगर ख़राब है, पानी अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप मिनरल वाटर नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हैंड वॉश नहीं करते, तो आपको जो और चांसेस है टाइफाइड का है, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो डी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो इसी कंडीशंस में होता है कि कंटेमिनेटेड आप जो है वो या तो फूड ले लें या वाटर ले लें, तो ऐसी सूरत में आपको हेपेटाइटिस डी के भी चांसेस हैं। हेपेटाइटिस ए भी इसी तरह स्प्रेड होता है। तो ये एहतियात की एक तो ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हैंड वॉशिंग, अब फ्रिक्वेंटली वहाँ पर हर जगह पे वॉश बेसिन्स तो इस तरह लगे हुए नहीं हैं, और अभी ख़ास तौर पे जो बारिश हुई है 1-2 दिन में, और अभी आगे भी पेश गोई है कि बारिश के चांस है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पर अब जिस चीज़ को आप हाथ लगा रहे हैं, समझे वो बैक्टीरिया जर्म से भरी हुई हैं जगह जगह, तो वही चीज़ आपके हाथ में टच होगी और फिर वही आपके कपड़ों पे भी लगेगा और कपड़ों से फिर वो ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ आप घर पर भी लेके आएंगे जरासीम, और फिर दूसरों को जो कि नहीं गए थे वो भी इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल। जानवरों पे अभी जैसे हमने बात किया कि जानवरों पे टिक्स का जिक्र आपने किया, जानवरों पे वैसे भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और इसके अलावा जब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो कुर्बानी के जानवरों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो इस सूरत में क्या करना चाहिए कि वो जर्म्स तो ऑब्वियसली उन पे होते हैं, तो बच्चों को कैसे दूर रखें? अच्छा, देखें, जहाँ तक दूर रहने की बात है ना, तो बिल्कुल अवॉइड करना ये है कि जानवरों को जिस तरह प्यार किया जाता है, बिल्कुल वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अभी जो इस वक्त पोजीशन है तो अवॉइड करें कि या तो ग्लव्स पहने, ठीक है, बच्चे बड़े ग्लव्स का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट जानवरों को हाथ इस तरह ना लगाएं, और वो डिस्पोजेबल ग्लव्स हों तो बेहतर है कि उसको फेंक दिया जाए। जो आपके पॉलीथीन टाइप के आते हैं, ग्लव्स आते हैं, वो ज़्यादा ईजी हैं, बजाय इसके कि आप रबर ग्लव्स लेंगे, एक तो पहनना उतारना चढ़ाना मुश्किल है, और प्लस उसको वॉश करना भी। तो ऐसी सूरत में डिस्पोजेबल ग्लव रखें, जानवरों को डायरेक्टली उनके करीब ना जाएं, क्योंकि वो इनहेल कर रहे होते हैं, एक्सहेल करते हैं, बच्चे बहुत करीब पहुंच जाते हैं बाज़ वक़्त, या बड़े भी,
तो सांस के ज़रिए ही जो है वो, चाहे वो कोविड हो या कोई और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ देखने में आ रही है कि जैसे कार सर्विस होती थी हमारे यहाँ, इसी तरह एनिमल सर्विस जो स्टेशंस भी कायम किए गए हैं, जिनमें आप जानवरों को अपने लाते हैं और वो वहाँ से वॉश करके आपको देते हैं और वो कहा यह जाता है कि वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो इस हवाले से भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हुसैन। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरा छोटा भाई है, जी जी, वो मंडी जाने के लिए जिद कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या क्या करूं फिर? देखिए, बिल्कुल ज़िद सही है, बच्चे आपस में या घर में भाई बहन एक दूसरे से ही ज़िद करते हैं, लेकिन कुछ ज़िद ऐसी हैं जो अगर ना पूरी की जाएं तो उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ये भी ज़िद उस टाइप की ज़िद में से एक है, आपको अवॉइड, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बात ये है कि खुदा ना खास्ता, देखिए बकरीद तो 2-3 दिन के बाद है, उसके बाद बाकी फिर हम रेगुलरिटी से काम पे भी अपनों जो जिनके जॉब्स हैं, जो काम है उसमें लग जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ बदएहतियाती हो जाए, कोई ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया आप अपने साथ ले आएँ और फिर वो स्प्रेड हो और आगे आपके काम को मुतासिर करे, आपकी पढ़ाई को मुतासिर करे, बहुत सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए अगर वक्ती ये एहतियात के तौर पे अगर आप उन्हें मना करते हैं और कहते हैं अवॉइड किया जाए, तो मेरा ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि बात ये है कि इस वक्त की पोजीशन बहुत डिफरेंट है, इस वक्त वो नॉर्मल हालात नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, ऐसा कभी नहीं अपने पूरी ज़िंदगी में सुनने में आया। तो बहरहाल ये एक वायरस ऐसा है जिसके वाज़ेह चीज़, घर में बुज़ुर्ग हजरात भी हैं जो कि डेफिनेटली अगर आप नहीं भी उनको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से अगर वायरस लेके आ रहे हैं तो वो नुकसानदेह है। बिल्कुल, इसको अवॉइड करना ही इस वक्त बेहतर है, हालात का तकाज़ा यही है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? मैं शाहीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से ना। जी जी, सवाल क्या है तो आपका? मेरा सवाल ये है कि न्यू बॉर्न बेबी है जिसको जो है वो जॉन्डिस मतलब हुआ है, अच्छा। उसके लिए डॉक्टर साहब कुछ तजावीज़ कितने महीने की? 18 तारीख को हुई है। अच्छा, ठीक हो गया ना। और आपको पता है कि कोरोना की वजह से जी उसको हॉस्पिटल में भी जो है वो। अच्छा, आपने बिलिरुबिन करवाया था, टेस्ट करवाया है? वो टेस्ट तो उसके अभी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, जॉन्डिस है, अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा अच्छा। और लेकिन ये कि उसको सूरज में भी जो है वो मतलब थोड़ी सी लाइट में जो है वो रख रहे हैं। वही बच्ची यहाँ पे नहीं है, इंग्लैंड में है, लेकिन ये कि जो है मैं आपसे कुछ तजवीज़ लेना चाहती हूँ कि मज़ीद और क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि पानी उसको दे नहीं सकते हैं, और मतलब ये कि जो है तो माँ क्या चीज़ इस्तेमाल करे जिसका असर, जैसे मैंने सुना है बीट रूट जो है मतलब, और क्या जो माँ है वो मूली इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि मूली के भी अच्छे असरात होते हैं। इस तरह की चीज़ें सारा कुछ मतलब हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा वो हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, कोरोना की वजह से। जी जी, मतलब कोरोना ने उसको जो है माशाल्लाह, बच्ची जो है वैसे सेहतमंद है, सब कुछ है और नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल पैदा हुई है, लेकिन ये कि उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है कि जो है उसका जो है वो बढ़े ना, और मतलब क्योंकि डॉक्टर से जो है वो मतलब उतनी वो जल्दी वो हम हेल्प नहीं हासिल कर सकते, ठीक है जितना, तो ठीक है, इसके मुताल्लिक मैं आपसे पता करना। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बच्चों में, ख़ासतौर पे न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जॉन्डिस बहुत कॉमन है और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि क्योंकि अडेप्ट कर रही होती है अभी चीज़ें, तो लिवर या खुदा न खास्ता कोई ब्लैडर या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है या कोई इन्फेक्टिव नहीं होता है, ये फिजियोलॉजिक होता है और ये टाइमली ख़त्म होता जाता है वक्त के साथ। यानी अगर मैं कहूँ तो 15 दिन, महीने के अंदर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाती है। कुछ केसेस में तो 1 हफ़्ते के अंदर ही जो है वो जो येलोइशपन है बच्चे का चीक पे भी आ जाता है, आइज़ पे भी होता है, बाद नेल्स में भी फील वो येलोइशनेस आती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फिजियोलॉजिक जॉन्डिस है। बहरहाल एक टेस्ट शायद हो सकता, क्योंकि वहाँ पर भी NHS सिस्टम है और वहाँ पे टेस्ट करवाते भी हैं, अगर तो करवाया होगा तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट भी आप चाहें तो मुझसे बाद में शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ दूसरा ये है कि वाइट लाइट का जो देखिए ग़िज़ा का, तो ये है कि माँ जो है वो जो जब मिल्क ब्रेस्ट फीड पर है या मदर नर्सिंग मदर है हैं वो ज़्यादा बेहतर है। जो मदर मिल्क है उससे बेस्ट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है।
दूसरी चीज़ ये है कि बाकी जो एहतियात हैं, बाकी क्या किया जाए, वो मैं इंशाल्लाह भी आपको डिटेल में एडवाइस बिल्कुल, आप जो है हम लोग आज बात जो कर रहे हैं वो ईद उल अज़हा से मुतालिक बात कर रहे हैं, हम लोग मवेशी मंडियों की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप कॉल करके अपने कंसर्न्स भी डिस्कस कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं मवेशी मंडियों में फैलने वाली बीमारी की और साथ साथ कोविड-19 की भी। लेकिन अभी मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो लास्ट कॉलर थी हमारी, डॉक्टर साहब उनका जवाब जो है वो कंप्लीट कर दें। जी जी, देखिए जैसे अभी उन्होंने जॉन्डिस के हवाले से बात की, इवन और भी बहुत सारे जो न्यू बॉर्न्स हैं जो के हवाले से जो सुन रहे हैं, इसको ध्यान में रखें कि जो इनिशियल जॉन्डिस है, जो पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चों में पीलापन नज़र आता है, ये फिजियोलॉजिक जॉन्डिस कहलाता है और ये सेल्फ लिमिटेड होता है, यानी अपना टाइम एक खुद ही तौर पे हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ग़िज़ा के हवाले से जैसे इन्होंने कहा कि माँ को क्या चीज़ ऐसी एडवाइस की जाए, तो मैंने ये कहा कि जो मदर फीड है वो बेस्ट है, बाकी जो ग़िज़ा है वो इस्तेमाल करती हैं, नॉर्मल अच्छी सेहत है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप ये आंसर जो है ये इस कॉल के बाद जो कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? काइंडली आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैं कराची से अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि देखें, अरसे दराज से मंडियाँ लगती आई हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नई बात नहीं है कि जो है सुन्नत इब्राहिमी, ये तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए के ज़माने से आ रही है। बेशक। मगर हम जो है आज इस बात को वो कर रहे हैं कि भाई कोविड-19 यकीन जाने हम मुसलमानों को अगर भरोसा हो ना, तो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है गर्दन को काट कर खून बहाते हैं और वो जानवर का जो गोश्त खाते हैं उसमें कोई हमें बीमारी हमारे अंदर नहीं आती। अच्छा, अब जाके लेना, मंडी से लेके आना, उसके अंदर जरासीम जो है वो पैदा होना। देखें, जब हम किसी चीज़ को हाथ धोते हैं तो हम, आप लोगों के ने हर चैनल पे बताता है कि हाथ धोने से कोविड दूर होता है, तो हम जब जानवर को नहलाते हैं, साफ करते हैं, तो उससे भी जो है ना तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, कोविड हो कोई भी हो। और हमें, आपको और हमें तो इस बात का ईमान रखना चाहिए कि इन चीज़ों से जो है लोग दूर भागती हैं बीमारियाँ। हमारा इशू ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक महदूद हो गए हैं, और महदूद ही उसमें जो है ना, हमने कोविड का भी वो कर लिया कि जानवर खरीद के ला रहे हैं तो भाई कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखें, बहुत ही तरीके से लोग जो है मार्केटों में घूमते हैं, हर जगह घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। अगर हम कुर्बानी का जानवर ला रहे हैं तो उसमें कोविड कहाँ से आ गया? जी, मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहूँगी कि हमने हरगिज़ ये नहीं कहा कि कुर्बानी के जानवर में कोविड है। हमने ये कहा कि मार्केट में या मंडियों में जो रश नज़र आता है उससे कोविड ज़रूर फैल सकता है। अल्लाह ना करे कोई एक भी अगर इन्फेक्टेड होता है कोविड से, तो उसके जो है जर्म्स वो दूसरों में ट्रांसफ़र बहुत ईजीली हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने ये बात की कि गोश्त में जो शिफा होती है, बेशक वो होती है, ये मैं इस बात से डिनाई कोई भी नहीं करता कि जो है कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये सुन्नत इब्राहिमी है, और स्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रो देखा हो तो मैंने ये बात की थी लाजमी। तो कहना मैं आपको ये चाहूँगी कि गोश्त में हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बात यही है कि वो जानवरों में जब ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जानवरों से भी और बहुत सारी बीमारियां इंसानों तक मुंतकिल हो सकती हैं। कॉल शायद एंड हो चुकी है डॉक्टर साहब। चलें, बिल्कुल बात उन्होंने अपने तौर पे बिल्कुल सही कही। उसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जब हम कहते हैं अल्लाह तवक्कुल, तो अल्लाह भी ये कहता है कि आप पहले, जैसे वो ऊँटनी का वाक़या है ना, कि पहले इसको खूंटी से बांध दो, उसके बाद तवक्कुल करो। यानी वो भी एक एहतियात का हिस्सा है, एक तरीक़ा है कि आप अपने तौर पे एहतियात कर लें, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। ये वही वाली बात है कि बिल्कुल हमें बीमारियों से बचाने वाला भी की ज़ात भी वही है और कोई नहीं। लेकिन हमें जब एहतियात, जब हम कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान है,
तो सफाई के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उन तमाम चीज़ों में आपकी फ़िज़िकल जो है वो क्लीनलीनेस भी आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि और बाज़ार में, आम बाज़ार में और मवेशी मंडी में बहरहाल एक डिफरेंस ये आता है कि हाइजीनिकली अगर आप वो देखें और एक उसको आप किसी मॉल से या किसी शॉप से कंपेयर करें तो एक एंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल। ये तो चाहे मैं इवन अपनी बात कर रहा हूँ तो हमारे भी जानवर आएगा, मवेशी आते और कुर्बानी होती है, वो अपनी जगह पर है, बिल्कुल। एहतियात डॉक्टर अपनी साहब, जगह मैं पर। चाहूँगी कि आप जवाब कंटिन्यू करें, लेकिन इस कॉल के बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी, क्या कौन बात कर रही हैं आप? जी, मिसेस मकसूद बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए बात करना है। जी, क्या उनके सवाल है मैदे में आपका? बहुत मतलब दर्द होता रहता है, आए दिन कुछ भी खाती हैं और उनके 2-3 दिन से हाथ में भी बहुत दर्द है। एक दफा चोट लगी थी उनके, इसलिए अब वो दोबारा इससे हमारे दर्द हो रहे हैं बाजू में। कितनी उम्र है? उनकी उम्र 16 साल है। अच्छा, 16-17 साल है। ठीक हो गया। और ये आपने कितने दिन हो गए इनको ये तकलीफ में, मैदे की तकलीफ के हवाले से? मैदे की तकलीफ उनके काफी अरसे से, कभी आराम आ जाता है, कभी फिर उठ जाती है। ठीक है, कुछ भी खाती है उनसे। अच्छा, ठीक हो गया। चाहिए इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से जो मेडिसिन अगर कोई एडवाइस करनी हुई तो इंशाल्लाह एडवाइस कर दूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि मुझे ना तकरीबन 1 मंथ हो गया, मुझे ना एसिडिटी है। ठीक है। तो रात को जब खाने के बाद ज़्यादा हो जाती है, दिन में नहीं इतना पता चलता, रात में ज़्यादा होती है ठीक। सोते वक्त। ठीक है आसिफ साहब, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। देखें, तेज़ाबियत बढ़ने की वजह में ग़िज़ा का थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। मेडिसिन बहरहाल दी जाती है, उसके लिए आप प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक जनरली बात कर दूं कि जिनको भी तेज़ाबियत की शिकायत है वो इस चीज़ का 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो मिर्च मसाले थोड़े से कम इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें, प्लस खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएँ। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिस सूरत में इंशाल्लाह आपको जहाँ पे जिन को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसमें वो रहेगा। और खाने के बाद फ़ौरन लेट नहीं जाएं, बैठे रहें। अमूमन ये होता है कि हम फ्लैट लेट जाते हैं, खाना उस वक्त मैदा जो है वो चर्न कर रहा होता है, मिला रहा होता है चीज़ों को, और वो प्रेशर जब लगता है तो बाज़ वक़्त ऊपर की तरफ आता है जिससे जलन पैदा होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप वही अपना जवाब कंटिन्यू जी देखें, एक तो जॉन्डिस के हवाले से मैंने ज़रूर बताया कि बस ये ख्याल रखें कि अच्छा वाइट लाइट, कोशिश करें कि वाइट लाइट हो, चाहे वो ट्यूबलाइट की शक्ल में हो या घर में कोई भी वाइट लाइट के बच्चे को रोशनी में रखें। सुबह की जो है वो रोशनी ज़रूर दिखाएं, सनलाइट ज़रूर दिखाएं। आँखों पे ज़रूर हाथ रखिएगा, डायरेक्ट बच्चे की आँखों पे लाइट ना पड़े। तो जैसे जॉन्डिस की इंशाल्लाह बात है वो वक्ती तौर पे ये है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ब्रेक से पहले आपसे ये क्वेश्चन किया था कि आजकल हम देख रहे हैं कि जानवरों को भी जो है वो उनके सर्विस स्टेशन कायम किए गए हैं जिनमें जानवरों को डिसइंफेक्ट करने के लिए वॉश किया जाता है। तो क्या वॉश करने के बाद भी उनसे मतलब उनसे हमें तब भी ख़तरा हो सकता है? देखिए, बात वही आई कि जैसे क्लीन करना, वॉश करना बिल्कुल अच्छा है। ये तो अब शुरू किया है कि जहाँ सर्विस एक्चुअली हाई प्रेशर वाटर जब उनके ऊपर पड़ेगा तो उसकी वजह से मट्टी, गर्द जो है वो चीज़ें साफ़ हो जाएंगी कंपैरेटिवली। लेकिन जानवर हैं, वो मट्टी में ही बैठते हैं, ठीक है ना। बाहर जब बंधे हुए होते हैं, घर में तो बनते नहीं हैं, तो बाहर होते हैं, फिर वो वापस मट्टी में बैठते हैं, तो डेफिनेटली ये वक्ती तौर पे तो एक क्लीनलीनेस आ जाती है। उसके बाद फिर वो वही जगहों पे बैठ रहे होते हैं जहाँ उन्हें बैठना होता है। एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। एहतियात कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो हर लिहाज से किसी भी बीमारी हो, चाहे वो कोविड हो या कोई और बीमारी हो, आपको जो एहतियात अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट को एडवाइस करते हो तो वो भी एहतियात है। इस वक्त चाहे वो कोविड का चल रहा है तो कोविड से बहरहाल लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, खुदा न खास्ता अमवात हो रही हैं, सुनने में आती हैं, तो इससे अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम फैयाज है और मैं डॉक्टर से बात करना चाह रहा हूँ अपनी बीवी के ताल्लुक से। जी जी, क्या सवाल है आपका? देखिए, वो शुगर पेशेंट है और डॉक्टर साहब से मेरी रमजान के एंड में बात हुई थी। उनका आप मुझे पूरी इसका पेपर भेज दें, उन्होंने नंबर दिया था अपना, मैंने भेज दिया था। अब उसके बाद से मैं राब्ता कर रहा हूँ तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं उठाता है उस नंबर पे। तो मुझे नंबर आपने जी फैयाज साहब, नंबर आपने सही उतारा है, क्योंकि मेरे पास देखिए व्हाट्सएप नहीं आता। इस जो मैं नंबर आपके पास डिस्प्ले होता है वो मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने आपका जो नंबर आपने कहा था ना, मैं दे रहा हूँ, ये उस पे आप कर दीजिए। जी जी, तो मैंने पूरी वो ये डिटेल भेज दी और
राब्ता नहीं हो रहा था मेरा। अब मसला ये है कि मैं उनको दिखाने से आपका आप क्लिनिक अब मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो हो गया जी है। क्लिनिक का नंबर आपके जी हाँ डिस्प्ले हो जाएगा, थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। क्लिनिक नंबर आप डिस्प्ले हो रहा है, अपॉइंटमेंट क्लिनिक का ले नंबर, सकते हैं, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट वहाँ पे ले सकते हैं। फैमिली केयर जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल जो पॉलीक्लिनिक है ये, वहाँ पर आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लें। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी जाएंगे तो देख लेंगे। बाकी एक वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूँ, क्लिनिक तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप मुझसे वैसे भी मशवरा लेते हैं, जो इसे मैं 12 से 1 के दरमियान एडवाइस करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिक पे ही आना पड़े। अगर आप चाहें तो मुझसे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर साहब से मेरा वो नंबर भी आप ले लें ताकि आप व्हाट्सएप कर सकें मुझे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँ। बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर साहब का जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कांटेक्ट करके आप उनसे उनका जो सेकंड नंबर है वो भी ले सकते हैं। जी, तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब उसके कि जानवरों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। जी देखें, डिसइंफेक्ट बिल्कुल सही है, अच्छा है, क्लीन रखना चाहिए। बहरहाल जानवर बच्चे करीब जाते हैं, मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा शौक जो है वो यंग एजर्स, इवन टीन एजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें वो होते हैं। हम अपना वक्त याद करें तो शायद हम भी जानवरों के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़िद भी करते थे और ये होता था बहुत ज़्यादा सारा टाइम गुजारते हैं बच्चे इस वक्त। और अभी स्कूल्स भी बंद हैं या नहीं ऑपरेटिव हैं, तो ऐसी सूरत में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं। डिस्टेंसिंग आपस में भी रखनी है, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जानवर से, अपने आप से भी, जैसे हम, वरना फिर वो जो मसरफ़ है, जो SOPs जो बनाएंगे वो सब फौत हो जाएगा जी। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे जो भी घर में अफराद हैं अपने सेहत के साथ हों, महफूज रहें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल बारिश का सीज़न है और महकमा मौसमियात ने जो है वो अगस्त तक बारिश की पेशगोई की है और इन्हीं दिनों में ईद भी आएगी, ज़ाहिर है कुर्बानी भी स्टार्ट हो जाएगी, मज़ीद गंदगी फैलेगी, मज़ीद बीमारियां फैलने का ख़दशा होगा। तो इस सूरत में क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं? क्योंकि आपने अभी बताया कि मवेशी मंडी से क्या क्या हम लोगों को बीमारियाँ फैल सकती हैं, लेकिन कुर्बानी की सूरत में क्या क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं? देखिए, सिर्फ मवेशी मंडी ही नहीं, जब आप इवन घर की तरफ होते हैं और जब ये जानवर ज़िबा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब इस कॉल के बाद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी सईद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। जी सईद साहब बात कीजिए। जी सईद साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। शायद लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। मैंने आपसे सवाल किया था कि कुर्बानी के वक्त बारिशों के साथ साथ क्या बीमारियां फैल सकती हैं? देखिए, अब वैसे तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में एक दो चीज़ें और बताने की ज़रूरत है कि गोश्त किस तरीके से, स्टैंडर्ड तरीका क्या है गोश्त को प्रिजर्व करने का। बाज़ वक़्त हमारे यहाँ 4-4, 6-6 महीने का गोश्त जो है वो कुर्बानी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर जिसके नुकसानात हैं फ़ायदे होने के बजाय। तो इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने जैसे अभी कहा कि कुर्बानी के वक्त, तो उसमें भी जब आपने देखा है कि जो फुजला है वो इधर उधर सब तरफ फैलता है। अच्छा, बात होगा तो ऐसा होता है कि बच्चों को इस दौरान में चोटें भी लगती हैं। अब कहा ही जाता है कि टेटनस जो है वो बैक्टीरिया वो इसी फुजला में और जहाँ पे रोड्स के अंदर जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ से ज़्यादा स्प्रेड होने का चांस होता है। तो खुदा ना खास्ता अवॉइड करना चाहिए, एक तो पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि गोश्त में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अमूमन आपने ये चीज़ देखी होगी कि गोश्त को जो है वो जब आप ज़िबा करते हैं जानवर, तो इसको तड़पने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ कसाई बहुत जल्दी में होते हैं और वो फ़ौरन जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है बिल्कुल ही बॉडी मूवमेंट्स ख़त्म होती हैं। ये नहीं करना चाहिए है, इसलिए शरई तरीका भी ये नहीं है। ताकि जानवर को इसलिए तड़पने दिया जाता है ताकि बॉडी का जो उसका ब्लड है वो एक्सपेल आउट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड खुद एक मीडिया है, बैक्टीरिया को कहते हैं ना परवरिश पाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आवाम की रहनुमाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात की। हम बात कर रहे हैं आज कोरोना की, कोरोना से फैलने वाली जो है मवेशी मंडियों में जो जानवर हैं उनसे फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कोरोना वायरस की, उसके साथ मंडियाँ बिल्कुल खुली हुई हैं और उससे क्या बीमारियां फैल सकती हैं, इस हवाले से बात कर रहे थे हम लोग। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगी और उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि दमे के जो मरीज़ हैं उनको क्या मज़ीद क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं, उनमें मतलब उनको क्या मुश्किलात का सामना हो सकता है इस सिचुएशन में? अच्छा देखें, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि एज़मेटिक पेशेंट्स यानी दमे के जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो एलर्जेंस हैं नॉर्मली, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एज़मा कहते हैं, यानी जिनको एलर्जी बार बार होती रहे, नज़ला और नाक बहती रहे, तो ऐसी सूरत में वो फिर आगे जाके दमे में कन्वर्ट होने लगती है, जो कि एलर्जी की वजह से होता है दमा। तो ऐसे मरीज़ों को जो है ख़ास तौर पे जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं वहाँ पर अवॉइड करें, धूल मट्टी से अवॉइड करें। अब जबकि पानी से बारिश जैसे हुई तो एक तो फ़ायदा ये होता है कि पॉल्यूशन काफ़ी हद तक गिर जाता है। बिल्कुल। तो अमूमन जो सांस से होने वाली जो अमराज हैं, जो यानी खींचने सांस लेने से हो जाएंगे, उसमें तो कमी आती है, लेकिन दूसरी बीमारियां बढ़ जाती हैं, यानी पेट की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर भी एहतियात की ज़रूरत है। पानी और खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखना है। इस वक्त जो ये कीचड़ जमा हो गई है जगह जगह पे बारिश की वजह से, इस वजह से बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे हाथ लगाते हैं, खुश्की पे हाथ लगने में और गीले में हाथ लगने में फ़र्क है, वो फिर छुटता नहीं है इतने आराम से, तो वो कैरी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है। और सर कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो जैसे शुगर या फिर इन सब की बात अगर की जाए, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा उनके लिए एक्सट्रीमली ख़तरा है मवेशी मंडियों में जाना या फिर जानवर के करीब जाना? अच्छा देखें, जैसे बात यह है कि अभी कोविड की वजह से बहरहाल जो भी अमवात सामने आई हैं, उनकी जो वजह आई है उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि चेस्ट जो है, यानी आपका कंजेशन शुरू हो रही है, इन्फेक्शन होने लगता है, और जो हमारे सांस लेने के लिए जो एल्वुलाई जिसे कहते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सैक लाइक, ये जो हैं इन्फ्लेमेशन का शिकार होते हैं, इनमें ख़राबी पैदा होती है और इनकी अपनी सलाहियत ख़त्म होने लग जाती है आम लफ्ज़ों में। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है डिस्टेंसिंग का जैसे हम बात करें, ख्याल रखना, खुदा ना खास्ता जाते जो कोविड का पेशेंट है, जो कि बगैर हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्टम्स के साथ हो, अगर वो फिर रहे हैं, करीब आने के बाद इस चीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। सांस का जिनको ज़रा सा भी प्रॉब्लम है, कार्डिक पेशेंट्स हैं इवन, क्योंकि चलना फिरना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्लस अगर सांस लेने भी खुदा ना खास्ता उनकी दिक्कत पैदा होगी तो ये चीज़ बढ़ सकती है ओल्ड एज के अंदर। डॉक्टर साहब, अभी आपने चेस्ट इन्फेक्शन का जिक्र किया, लेकिन मेरे सुनने में ये आया था कि चेस्ट इन्फेक्शन भी डिफरेंट तरह का होता है, तो क्या इसमें सच है और किस टाइप का होता है चेस्ट अच्छा इन्फेक्शन? देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है कि दो चीज़ें, एक तो नालियाँ हैं और उन नालियों के एंड के ऊपर बैलून्स हैं छोटे छोटे। जो नालियाँ हैं, अगर उसमें सुकड़ाव पैदा होता है तो जैसे दमे में होता है कि उन नालियों में सुकड़ाव पैदा होता है, जो बैलून्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ये कोविड के हवाले से हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो लाइनिंग है पूरी, चाहे वो नालियाँ और जो एल्वुलाई है, जो बैलून्स है, उनकी नालियों को खाना शुरू करता है, जिसकी वजह से गैस जो, यानी उनकी जो सलाहियत है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकलेगी, वो सलाहियत ख़त्म होने लग जाती है, तो फाइब्रोसिस की तरफ जाने लग जाते हैं। फाइब्रोसिंग एल्वुलाइटिस जिस तरह होता है, इस तरह होने लग जाता है। तो डेफिनेटली आपकी जो लंग की कैपेसिटी है, लंग की जो सलाहियत है ऑक्सीजन इनटेक और आउट करने की, वो डैमेज होने लगती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन में फ़र्क आ जाता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ठीक, आपने कॉन्गो वायरस का जिक्र किया था अभी स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। मैं मज़ीद आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इसकी डेफिनेशन कर दें जो लोग नहीं जानते, ताकि उन देखिए, लोगों को कॉन्गो वायरस बहरहाल जैसे हमने बात की थी कि टिक्स जो हैं जानवरों में, जिनमें टिक्स होते हैं, जिस तरह डॉग में भी होते हैं, घर में भी जो पेट्स हम रखते हैं उसमें भी टिक्स होते हैं, इसी तरह बड़े जानवरों के अंदर जो कुर्बानी के हों, गाय हों, बकरे हों या और इसके अलावा, उनमें टिक्स हो जाते हैं। वो टिक्स बेसिकली समझे उनकी एक आम ज़बान में कि वो बड़ी सी जुएँ हैं जो उन जानवरों को में चिपक जाती हैं स्किन से और ब्लड सक करती हैं। अब होता क्या है कि जिनके अंदर कॉन्गो वायरस है, तो ये जब टिक्स सक करती है तो ऐसी सूरत में ये स्प्रेड होने लगता है। अच्छा, एक चीज़, और दूसरा ये फिर कैरी करता है, और ये टिक अगर किसी को बाइट करता है तो मामूली सा चाहे वो ज़ख़म आएगा, पता भी नहीं चलेगा, आप समझेंगे किसी मच्छर ने काटा या किसी और कीड़े ने काट लिया वक्ती, लेकिन उसके बाद समझें ये वायरस जो है वो आपके अंदर चला गया। अब उसके बाद आपको फिर, अब एकदम नहीं आएंगे क्योंकि वायरस आपकी बॉडी में भी गया है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 दिन, कुछ लोगों में 3 दिन के अंदर ही सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ में 5-6 दिन लग जाते हैं कि इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर होने लगता है।
जिससे में शदीद दर्द होने लग जाएगा और इसके साथ इंतहाई थकावट होने लग जाती है। ये कॉमन सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती हैं और जो भी सपोर्टिव थेरेपी है, चाहे वो बुखार उतारने के हवाले से या जिस्म में दर्द कम करने के हवाले से, वो अद्वियात दी जाती है। तो आई गेस ये कॉन्गो वायरस तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता ना? जी, ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है बेसिकली। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये अब पूछना चाहूँगी कि कल जो है वो मज़ीद क्या टॉपिक हम अच्छा देखें, बात यह है कि क्योंकि अभी मैंने आज के दिन ख़ास तौर पे इसलिए रखा था कि लोग बहरहाल मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, SOPs का ख्याल रखें, एहतियात करें। और जहाँ तक क़ुरबानी के हवाले से ताल्लुक़ है कि क़ुरबानी में के गोश्त के हवाले से, फिर ग़िज़ा के हवाले से बारबेक्यू भी करते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ली जा रही होती है, 3-3 टाइम जो है वो गोश्त पकड़ा होता है मुख्तलिफ़ शक्ल में। तो क्या एहतियात करनी चाहिए? कॉमन जो कंप्लेंट्स आने लग जाती हैं, चाहे वो मैदे के हवाले से हो गई, मोशन लगने की प्रॉब्लम हो गई और दूसरी चीज़ें, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आगे जाके इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कल मैं चाहूँगा, जैसे मैंने फ़ीवर के हवाले से थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि फ़ीवर कैसे कम किया जाए, किस तरह होना चाहिए, किस टाइप का होता है। इसी तरह खांसी, नज़ला जो है ये बहुत कॉमन है, तो इसके हवाले से मैं बताऊँगा बच्चों में किस टाइप की खांसी हो सकती है, बड़ों में किस टाइप की है, खुश्क और बलगमी खांसी में क्या फ़र्क है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कल हम इस हवाले से बात डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप लास्टली जो है हमारे ऑडियंस को ये बता दें, जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को ये बता दें कि अपनी हिफाजत कैसे करें खुद इन दिनों में। देखें, वही 3 चीज़ें जो हम बात करते हैं, अपनी सफाई, हाथ साफ़ रखने हैं, चेहरे को साफ़ रखना है, साबुन से धोएंगे अच्छे तरीके से, हाथों को डिसइंफेक्ट रखें, साबुन से ही करें, बेस्ट है। सोप वगैरह ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसके लिए हैंड सैनिटाइज़र यूज़ हो। ग्लव्स का इस्तेमाल करें जहाँ तक पॉसिबल हो, मास्क सही से पहने और मास्क को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं करें, क्योंकि वो अगर आप करेंगे, अगर आपने 3 दफ़ा इनहेल अच्छे से कर लिया फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। और प्रॉपर मास्क लें जो कि सर्जिकल, चाहे वो डिस्पोजेबल मास्क हो, बहुत बेहतर है कि N95 हो। ठीक है, बिल्कुल। आज हम लोग बात कर रहे थे मवेशी मंडियों की और मवेशी मंडियों से फैलने वाली बीमारियों की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की कि बारिश का सीज़न है, ईद करीब है, तो कुर्बानी भी होगी ज़ाहिर है और वो फुजला भी होगा, तो इन सब से जो बीमारियां फैल सकती हैं, हमने आज उन सब के बारे में बात की थी। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कल हम लोग मज़ीद खांसी या वायरल इन्फेक्शन के बारे में, जैसे नज़ला ज़ुकाम, इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर फैमिली का कोई एक भी बंदा इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से या फिर किसी भी और बीमारी से, तो वो दूसरों लोगों को भी साथ में इन्फेक्ट करता है लाजमी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने आसपास जितने चाहने वाले आपके लोग हैं उन सब का बहुत ख्याल रखें। और ये दिन जो है हुकूमत की तरफ से भी आवाम से गुजारिश की गई थी कि इन दिनों में आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, SOPs पे गौर करें। और मेरे बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना खुदारा ख्याल रखें, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी न्यू प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।